दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक जो कि है ITR 3 को ऑनलाइन कैसे फाइल करना है, जावा यूटिलिटी से आप इजीली ITR 3 को कैसे फाइल कर सकते हैं, इस टॉपिक पे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए देखते हैं ITR 3 को जावा यूटिलिटी से आप कैसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पे आ गई हूँ। आपको यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसके अंदर है कि आप अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करवा के EVC जनरेट करके अपने रिटर्न को जो है ई वेरीफाई इजीली करवा सकते हैं। तो ई वेरीफाई करने की क्या प्रोसेस है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डिफरेंट मोड्स को चैनल पे डाला गया है। एक वीडियो के अंदर 5 मोड्स के द्वारा आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इनकम टैक्स रोज के प्लेलिस्ट से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है डाउनलोड के सेक्शन में IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, और सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ITR 3। ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटी भी अवेलेबल है और जावा यूटिलिटी को भी यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है। ITR 3 की जो एक्सेल यूटिलिटी है उससे रिटर्न को फाइल करना, मैक्रोज को इनेबल करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पे जावा यूटिलिटी के माध्यम से ITR 3 को फाइल कैसे करना है ये सारी बातें आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आपके पास ज़िप फाइल होगी तो आपको उसको करना है एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जावा यूटिलिटी दिखाई देगी ITR 3 की, तो उसको आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ITR 3 की जावा यूटिलिटी को ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहले टैब के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि ITR 3 के लिए रिलेटेड है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ITR 3 कौन से पर्सन फाइल कर सकते हैं। ऐसे पर्सन या ऐसे इंडिविजुअल और HUF जिनकी इनकम जो है प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, यानी कि PGBP हेड से अगर आपकी इनकम है तो आप यहाँ पे ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। साथ में कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपकी सारी अमाउंट होनी चाहिए इंडियन रुपी के अंदर। डेट का फॉर्मेट DDMMYY का फॉर्मेट दिया गया है, और यहाँ पे ऐड रो करने के लिए ऐड बटन है, डिलीट रो करने के लिए डिलीट बटन है, और जो ग्रे फील्ड है वो आपके ऑटो फील्ड आएंगे और नॉन एडिटेबल होंगे। और यहाँ पे आपको जो है अपने रिटर्न को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे रिटर्न को वेरीफाई करवाना होगा, XML को जनरेट करना होगा, और जहाँ पे XML आपने सेव किया है उसको जाके ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके और फिर उसे अपलोड करना होगा। तो अब हम चलते हैं होम टैब पे। होम टैब पे अगर मैं जाती हूँ तो पार्ट A जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे येस आ रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये जो ITR 3 है वो मेनली बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम वालों के लिए है, इंडिविजुअल और HUFs के लिए। तो यहाँ पे सारे जो बिजनेस के हेड हैं उनको ऑटोमेटिकली येस किया गया है। उसके बाद जैसे अदर इन्फॉर्मेशन जो कि ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो इसमें आप येस और नो कर सकते हैं। तो येस और नो जैसे ही आप नो करेंगे, जैसे OI का यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर मैं नो करती हूँ तो यहाँ पे आपका OI का जो टैब है वो ऑटोमेटिकली आपका हट जाएगा और ये फॉर्म और भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म बहुत बड़ा है, तो जो जो आपके हेड्स एप्लीकेबल नहीं है तो आप उनको नो कर दीजिए, और उसके बाद जो आपका येस रहता है उन टैब्स को आप ध्यान से भरिए क्योंकि ये ITR 3 काफ़ी बड़ा फॉर्म है। अगर आपको एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है तो एक्सपर्ट नॉलेज से ही आप अपने इस रिटर्न को जो है फाइल कीजिए। अब हम चलते हैं पार्ट A पे। पार्ट A आपका जनरल इन्फॉर्मेशन कवर करता है। इसके अंदर आपकी नेम, बेसिक डिटेल जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल रहती है। तो इसे अगर आप प्रीफिल्ड XML के द्वारा अगर आप प्रीफिल्ड पाना चाहते हैं तो प्रीफिल्ड XML डाउनलोड करके ई फाइलिंग की यूटिलिटी ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके तो आप यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं। तो ओपन का सेक्शन प्री फाइलिंग XML के लिए ओपन का सेक्शन भी आप
आपके पास अवेलेबल है। अदर डिटेल्स के अंदर आपको जो है यहाँ पे अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर भर रहे हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे एरिया जो है ग्रे से आपके व्हाइट में हो जाएंगे, इनको आप डिटेल्स जो है वो भर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नो है तो मैं यहाँ पे नो ही रखती हूँ। उसके बाद आपका आता है कि अगर आप यहाँ पे लाइबल है ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, यानी कि अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो रखना है। ऑडिट के केस में आपका जो है ऑडिट की डेट डालनी है, यहाँ पे यस के केस में डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी डालना रहेगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे लाइबल है अदर ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने के लिए तो आपको पूरा सेक्शन यहाँ पे देखना है, सेक्शन 10A, 10AA, 40DA, 44DA, 50B, 80IA। तो ये सारे सेक्शंस के जो है यहाँ पे इन सेक्शन के अंदर अगर आप लाइबल है ऑडिट करवाने के लिए तो आपको यहाँ पे सेक्शन को सेलेक्ट करना है, ऑडिट रिपोर्ट को सेलेक्ट करना है, उसका डेट आपको मेंशन करना है। साथ में आपका अंडर एनी अदर एक्ट के अंदर अगर आप ऑडिट के लिए लाइबल हैं तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर एक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आपको क्या डालना है, इसमें आपको डालना है नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इफ more than one business and profession indicate 3 main activities and products other than those declared income under section 44AD, ADA और AE। ये तीनों ही सेक्शन जो है वो आपके प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हैं। तो इनके अलावा जो भी बिजनेस आप यहाँ पे करते हैं तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। कोड की लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो जिस भी कोड के अंदर है आपको उसकी डिटेल डालनी है। मोर देन वन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन को। 3 मेन एक्टिविटीज जो है वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसमें साथ में आपको अपना ट्रेड नेम भी डालना है। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको सबसे पहले इसकी प्रिपेयर करनी होगी ITR 3 को बनाने से पहले। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है अपनी कैपिटल की डिटेल, यानी कि जो आपके प्रोपराइटर के फंड है, सोर्स ऑफ फंड, उसकी डिटेल डालनी है। रिजर्व एंड सरप्लस है तो उसकी डिटेल डालनी है, तो टोटल प्रोपराइटर फंड आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने लोन ले रखा है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन, तो उसकी डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पे आपको एक भी ध्यान रखना है कि फॉरेन करेंसी का लोन है तो उसकी वैल्यू डालनी है, रुपये में लोन है तो बैंक से लिया हुआ है या आपका अदर से लोन है तो उसकी डिटेल डालनी है। अदर लोन है जो कि बैंक से अदर से है तो टोटल लोन की डिटेल डालनी है। उसके बाद आता है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसकी डिटेल डालनी है। और सोर्स ऑफ फंड यानी कि आपका जो लायबिलिटी सेक्शन है कैपिटल प्लस लायबिलिटी वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बैलेंस शीट का। अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कि एसेट साइड में। एसेट साइड के अंदर सबसे पहले आपको फिक्स एसेट की डिटेल जो कि आपका ग्रॉस वैल्यू है, डेप्रिसिएशन है, नेट ब्लॉक आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस की डिटेल यहाँ पे डालनी है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में 2 तरह की इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपका गवर्नमेंट शेयर्स है, कोटेड शेयर्स है तो उसकी डिटेल डालनी है, अनकोटेड है तो वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। शॉर्ट टर्म के अंदर आपका इक्विटी शेयर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल मनी, आपका प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, तो इनकी सारी डिटेल आपको डालनी है। करंट एसेट और लोन एडवांसेस की डिटेल आपको डालनी है जिसमें इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, आपके कैश एंड बैंक बैलेंस आपका यहाँ पे कवर्ड होता है। लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपने दिए हैं तो वो आपका कवर हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपको कौन सी डिटेल डालनी है, यानी कि आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है, आपकी लाइबिलिटी है लीज्ड एसेट पे, इंटरेस्ट है अक्रूड या आपका इंटरेस्ट अक्रूड है बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, तो ये सारी डिटेल आपको सारी डिटेल्स डालनी है। साथ में आपको प्रोविजन डाल के आपका जो नेट करंट एसेट है वो आपका आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपका रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, डेफर्ड टैक्स एसेट है या आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस है तो लॉस का डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आता है अगर आपने अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रखे तो आपको यहाँ पे ये 4 डिटेल जो है मेंशन करनी है, जिसमें आपके आता है सन्ड्री डेटर की डिटेल, सन्ड्री क्रेडिटर की डिटेल, स्टॉक इन ट्रेड की डिटेल, इन्वेंट्री की डिटेल और कैश बैलेंस की डिटेल। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चर अकाउंट। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की आपको डिटेल डालनी है जिसमें इन्वेंट्री, परचेज, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। और उसके बाद जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुआ है जो कि ट्रांसफर होगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर
तो वो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी है जो आपकी सेल हुई है, ग्रॉस रिसीट, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स हो गया, सेल ऑफ सर्विस हो गया, अदर कोई रेवेन्यू है तो उसकी नेचर ऑफ इनकम आपको डालना है, उसका अमाउंट डालना है, तो ग्रॉस रिसीट आ जाएगा। ग्रॉस रिसीट आने के बाद आपका जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपने पे किया है, जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर होके आया है, वो आपका आ जाएगा। और इस तरह से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है बिजनेस एंड प्रॉफिट से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट पे आपका टैक्स चार्ज होगा, तो उसके लिए आपको जाना होगा P&L के अंदर। तो P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट से, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होके। उसके बाद आपको अदर इनकम, जैसे कि अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है, कमीशन इनकम है, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, या आपने कोई फिक्स एसेट को सेल किया है तो उससे कोई प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है, या आपका कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन हुआ है उससे कोई प्रॉफिट हुआ है, तो किसी भी तरह का प्रॉफिट या कोई इनकम है तो वो आपको दिखानी है। अदर इनकम जो यहाँ पे ऊपर मेंशन नहीं है, तो उन इनकम की आपको डिटेल देनी है, और इस तरह से आपका टोटल अदर इनकम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको जो टोटल क्रेडिट है हुआ है वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको देनी है डिटेल फ्रेट और आउटवर्ड की, जो ये आपके कैरेज आउटवर्ड हुआ है उसकी डिटेल देनी है, कंजप्शन हुआ जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स का, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर, बिल्डिंग, आपका अदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस, सैलरीज, बोनस, कंपनसेशन जो आपने एम्प्लॉयज़ को दिया है, इंश्योरेंस अगर आपने करवाया है, स्टाफ वेलफेयर, हॉस्पिटलिटी, आपका कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो वो आप यहाँ पे अगर बिजनेस के अंदर चार्ज कर रहे हैं तो उसकी उस सारे एक्सपेंसेस की डिटेल देनी है। आपको कोई भी गिफ्ट दिया है, ऑडिट फीस, तो ये सारी डिटेल देनी है। अदर एक्सपेंसेस जो आपके ऊपर मेंशन नहीं है उसमें अगर कोई एक्सपेंसेस रह गया है, आपको एक्सपेंस डालना है तो वो आप अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो है पूरी डिटेल आपको P&L की देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, जिसके बाद ही आप इसे इजीली यहाँ पे भर पाएंगे। फिर आपका जो है प्रॉफिट प्रोविजन जो आपकी करंट टैक्स का होगा, और डेफर्ड टैक्स जो आपका डेफर्ड टैक्स का अमाउंट है उसकी डिटेल आएगी। और उसके बाद जो ब्रॉड फॉरवर्ड है आपका प्रीवियस ईयर का लॉस, उसको आपको यहाँ पे डिटेल डालना है। रिजर्व्स के अंदर जो भी ट्रांसफर हुआ है तो इसमें आपकी सारी डिटेल यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपकी डिटेल्स जो है यानी कि आपके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपको यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, इसकी डिटेल आपको डालनी है। और उसके बाद आपकी आ जाएगी नेट प्रॉफिट, जो कि आपका स्पेकुलेशन अगर एक्टिविटी है, नेट प्रॉफिट ये आपका आ जाएगा बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस से। और स्पेकुलेशन के एक्टिविटी के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट डालना है, एक्सपेंडिचर डालना है, और फिर आपका नेट इनकम जो है आपका स्पेकुलेशन एक्टिविटी से आ जाएगा। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, OI यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका मेथड हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी का, अगर उसमें चेंज हुआ है तो उसकी सारी डिटेल, वैल्यूएशन का, तो सारी डिटेल जो यहाँ पे है आपको एक एक करके पूरी डिटेल जो भी आपका एप्लीकेबल है उसकी डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद आता है QD यानी कि क्वांटिटेटिव डिटेल। तो अगर आप यहाँ पे लाइबल है 44AB के अंदर, ऑडिट के अंदर, तो आपको यहाँ पे जो डिटेल है क्वांटिटेटिव डिटेल वो आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न है आपकी यानी कि सिर्फ आप सेल एंड परचेज करते हैं, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे जो है अपनी डिटेल डालनी है, आइटम का नाम डालना है, यूनिट के अंदर आपके यूनिट मेजर्स दिए गए हैं अलग अलग, उसका ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, अगर कोई शॉर्टेज हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर आपको रॉ मटेरियल की डिटेल डालनी है, जिसमें कंजप्शन का पॉइंट जो है वो एडिशनल हो गया है, परसेंटेज, यील्ड, ये सारी डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसमें बाई प्रोडक्ट भी बचता है, उसको भी आप सेल करते हैं, तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आते हैं शेड्यूल एस, जो कि बात करता है आपका सैलरी हेड की इनकम से। तो इस शेड्यूल एस को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ITR 1 के मेरे वीडियो को आप देख लीजिए, मैंने वहां पे डिस्कस कर रखा है। साथ में आप HP को भी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम को भी वहां से ही ITR 1 के वीडियो से ही देख सकते हैं। अब बात आती है शेड्यूल ऑफ BP, जो कि आपका ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट उसका हाफ डिटेल जो है वो पूरा आपका प्रीफिल्ड आएगा। ये जो ऑप्शन हमने भरे हैं यहाँ पे, जो टाइप्स हमने भरे हैं, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, तो उससे आपका डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे
आ जाएगा शेड्यूल ऑफ बीपी में। उसके बाद आता है आपका शेड्यूल ऑफ डीपीएम। डीपीएम यहाँ पे बात करता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो जो प्लांट एंड मशीनरी आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रही है, जिस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो उसकी आपको सारी डिटेल यहाँ पे डालनी है। ब्लॉक ऑफ एसेट किस ब्लॉक के अंदर फॉल करती है, क्या रेट है, और विद इन 180 डेज आपने उसे पुट टू यूज किया है या आफ्टर 180 डेज आपने पुट टू यूज किया है। साथ में आता है अब डीओए यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी के अलावा जो भी आप एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको डालनी है। फिर आता है आपका शेड्यूल ऑफ डेप्ट यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट का आपका यहाँ पे समरी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आता है डीम्ड कैपिटल गेन। तो डीम्ड कैपिटल गेन यानी कि अगर आपका कोई प्लांट एंड मशीनरी कोई सेल हुआ है, बिल्डिंग सेल हुआ है, तो उसकी डिटेल आपकी जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर आप यहाँ पे शेड्यूल ऑफ डीपी के अंदर डालेंगे। उसके बाद आता है आपने एक्सपेंडिचर किया है अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जो कि सेक्शन डिडक्शन सेक्शन 35 ट्रिपल सी सीसीडी के अंदर फॉल करती है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आता है आपका शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन को सेपरेटली मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किया है जो कि ITR 2 से रिलेटेड वीडियो था, तो उसके अंदर आप जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी शेड्यूल CG को कवर किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर रेफर कर लीजिए। अब आ जाते हैं शेड्यूल 112A। 112A जो कि बात करता है आपका अगर आपने सेल किया है कंपनी के यूनिट्स को, इक्विटी यूनिट फंड को, तो उस पर आपका कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसमें आपको डिटेल देनी है। 115AD13 जो है वो नॉन रेजिडेंट के केस में एप्लीकेबल है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये तीनों टैब आप जो है CG के टैब के वीडियो के अंदर आप जो है रेफर कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप ITR 1 से रेफर कर सकते हैं, ITR 4 से भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। करंट ईयर लॉसेस, जो कि आपके करंट ईयर लॉसेस को अगर आप सेट ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ से जो है सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। कैरी फॉरवर्ड करना है अपने लॉसेस को तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। अब बात आती है अगर आपका डेप्रिसिएशन जो है वो आपका अनअब्जॉर्ब रह जाता है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आता है ICDS यानी कि इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। अगर आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं तो उन इम्पैक्ट को आपको यहाँ पे दिखाना है। शेड्यूल 10AA की डिडक्शन अगर आपको लेनी है तो अंडरटेकिंग के अंदर आपको कितनी डिडक्शन ले रहे हैं, कौन सा असेसमेंट ईयर है, तो उसकी डिटेल आपको डालनी है। ATG के अंदर आपको डोनेशन की डिटेल डालनी है जिसकी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं। ATG को भी मैंने अलग से कवर किया है मेरे सेपरेट वीडियो के अंदर। ATD को भी सेपरेटली कवर किया गया है, ITR 1 से उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। शेड्यूल RA जो कि बात करता है आपका रिसर्च एसोसिएशन को अगर आपने डोनेशन दिया है तो इन सभी सेक्शंस के अंदर 35(1), 1(2), 2A, C, 2AA, तो उसके अंदर आपको सारी डिटेल जो डोनी की डिटेल है उसकी डिटेल आपको डालनी है। शेड्यूल 80 के अंदर आपको जो है 80IA की डिडक्शन, IB, IC, IC तक की जो भी डिडक्शन है आप क्लेम कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद चैप्टर 6A के अंदर 80C से लेके 80U तक जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे चैप्टर 6A के अंदर डालनी है। अगर आपका अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेबल है तो उसकी डिटेल शेड्यूल AMT के अंदर जाएगी, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, कंप्यूटेशन करनी है, तो वो आपका शेड्यूल AMTC के अंदर जाएगी। उसके बाद SPI यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन, यानी कि जैसे कि आपका माइनर हो गया, स्पाउस हो गया, आपकी क्लबिंग की इनकम है, तो वो सारी डिटेल आपकी शेड्यूल SPI के अंदर यहाँ पे जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आता है शेड्यूल SI। शेड्यूल SI की अगर मैं बात करूँ तो ये बात करता है अगर आपकी इनकम जो है स्पेशल रेट पे चार्जेबल है, तो इसमें अलग अलग सेक्शंस को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे सेक्शन 112A जो कि आपका LTCG है, इक्विटी शेयर्स पे अगर आपका प्रॉफिट हुआ है मोर देन 1 लाख है तो आपकी रेट यहाँ पे डिफाइन की गई है, आपको इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसका कैलकुलेट यहाँ पे टैक्स होके आ जाएगा। उसके बाद आता है अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है जिसमें आप पार्टनर हैं तो उसकी डिटेल आपको, फर्म के पार्टनर की डिटेल और आपको जो शेयर है यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट है, जो भी आपको मिल रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन या आपका बैलेंस, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अब बात आती है एग्जम्पशन इनकम की। एग्जम्पशन इनकम के अंदर जैसे कि आपका इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। PTI यानी कि पास थ्रू इनकम है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। TPSA यानी कि आपका जो है टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट जो कि आपका आता है ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, तो उसकी डिटेल अगर आप पे एप्लीकेबल है तो ये शेड्यूल आपको यहाँ पे फिल करना होगा, अदरवाइज आपके लिए ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम शेड्यूल FSI। FSI बात करता है आपके इंडिया के अंदर जो डबल टैक्सेशन
रेजिडेंस के केस में आप आउटसाइड इंडिया है और उसकी टैक्स रिलीफ अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अब बात आती है शेड्यूल टीआर, जो कि बात करता है आपने टैक्स रिलीफ यहाँ पे जो क्लेम की है और वो है आप आउटसाइड इंडिया, लेकिन आप इंडिया के अंदर अवेलेबल रेजिडेंट, आप रेजिडेंट रहते हैं। तो फॉरेन एसेट की डिटेल आपको देनी है यहाँ पे, जो भी आपके आउटसाइड इंडिया आपके फॉरेन एसेट है। उसके बाद आपका पोर्तुगीज कोर्स से अगर आप कवर हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अब आप बात आती है शेड्यूल एएल, जो कि आपके आता है एसेट एंड लाइबिलिटी की डिटेल। अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर है तो आपको अपनी एसेट और लाइबिलिटी की डिटेल देनी है। शेड्यूल डीआई, जो कि अभी इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल ईयर 1920, क्योंकि कोविड के लिए यहाँ पे जो डेट्स थी वो काफ़ी सारी डेट्स जो कि डिडक्शन की डेट थी, कैपिटल गेन की डेट्स थी, एक्सटेंड की गई थी 1 जुलाई से आप 1 अप्रैल से लेके आपका 31 जुलाई तक किया गया था, जिसमें 80C से लेके अगर आपने कैपिटल गेन भी करवाया है, कैपिटल गेन के अंदर डिपॉजिट करवाया है तो 54G GA B D, यहाँ पे सारी सेक्शंस की डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आता है आपका जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर जो आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसके टर्नओवर की डिटेल, जीएसटी नंबर और आपके एनुअल रिटर्न आउटवर्ड सप्लाई जितना आपका जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग टर्नओवर है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। फिर बात आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है फिल्ड हो जाएगा जो आपने प्रीवियस टैक्स भरे हैं उसके हिसाब से। उसके बाद आता है टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन। तो टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगी। बैंक डिटेल आपको डालनी है। अगर आपका रिफंड का केस है तो उसकी डिटेल आपको जिस बैंक के अंदर आप रिफंड पाना चाहते हैं, टीआरपी से अगर आप अपना रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो टीआरपी का आइडेंटिफिकेशन नंबर नेम भी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है आपका एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल। जो भी आपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स को फिल किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आता है आपका टीडीएस की डिटेल। तो टीडीएस की डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो टीडीएस के अंदर जो भी टीडीएस आपका कटा है, चाहे सैलरी हेड से हो या आपका अदर सोर्सेस हेड से हो, तो उसकी डिटेल आपका यहाँ पे जो है जब आप प्रीफिल्ड एक्सएमएल के थ्रू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल आ जाएगी। फिर आती है आपकी टीसीएस की डिटेल। तो टीसीएस की डिटेल भी ऑटोमेटिकली आपकी 26A से फिल आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाना है, अपना नाम रखना है, अपने फादर का नेम, अपनी मदर का नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं और सेलेक्ट करना है आप किस कैपेसिटी के अंदर, जैसे कि आप माई सेल्फ के अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है करता है या ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसकी डिटेल डालनी है। और उसके बाद अपना परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो आपको डालना है, डेट डालना है और वेरीफाई अपना रिटर्न जो है करवाना है। उसके बाद जब ही आप इसे फिल कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आपको पूरा चेक करना है कि आपने कोई गलती तो यहाँ पे नहीं की है। तो सबमिट करने के वक्त जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सएमएल जनरेट हो जाएगा और फिर आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है और अपने एक्सएमएल को जो है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको अपने रिटर्न को सबमिट करना है। तो इस तरह से आप अपना ITR 3 जावा यूटिलिटी से इजीली फाइल कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूँगी ITR 3 बहुत ही बड़ा रिटर्न है। आप खुद से अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो उसे भरने की कोशिश ना करें, एक्सपर्ट एडवाइस ले लें और उसके बाद ही अपने ITR 3 को यहाँ पे फाइल करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।